डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता टॉपिक की इस निःशुल्क परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सर्वांग समता शब्द का अर्थ हम जानते हैं कि सर्वांग समता का क्या अर्थ है। तो आइए सर्वांग समता शब्द का अर्थ जानें। देखो, सर्वांग समता शब्द का जो अर्थ है वो जैसे नाम से पता लग रहा है अपने को, सर्व अंग समान। यदि कोई दो आकृतियों के सभी अंग समान हो तो वे आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। देखो, दूसरे शब्दों में अपन इस बात को यूं कह सकते हैं कि यदि कोई एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक ले, एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति को रखें और ऊपर से देखने पे एक ही आकृति नजर आए तो वे आकृतियां कैसी होती हैं? सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। देखो, परिभाषा इसकी लिखी है कि यदि कोई एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक ले तो वे आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। आगे बात समझ में? देखो, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। दो समान लंबाई के रेखाखंड सदैव सर्वांगसम होते हैं। अर्थात मान लो आपने एक रेखाखंड बनाया, जैसे AB रेखाखंड बनाया 5 सेंटीमीटर का। आपने दूसरा रेखाखंड बनाया CD और उसकी लंबाई भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब आप इस रेखाखंड को उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये रेखाखंड इसको पूरा पूरा ढक लेगा। अर्थात जब अपन सामने से इन दोनों रेखाखंडों को देखेंगे तो हमें एक ही रेखाखंड नजर आएगा। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि इस रेखाखंड CD ने रेखाखंड AB को पूरा पूरा ढक लिया। तो हम क्या कहेंगे कि रेखाखंड AB रेखाखंड CD की क्या है? सर्वांगसम है। रेखाखंड AB, लाइन सेगमेंट AB सर्वांगसम है लाइन सेगमेंट CD के। ये जो सिंबल आपके सामने है, ये सिंबल सर्वांग समता का सिंबल है। अगर कोई दो आकृतियों के बीच में ये सिंबल लगाया हुआ है तो आप समझिए कि पहली आकृति और दूसरी आकृति एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रही है। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल और देखो आप क्या लिखा है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में, दूसरा एग्जांपल देखो, दो समान त्रिज्या के वृत्त सदैव सर्वांगसम होते हैं। अब साहब, आपने एक वृत्त बनाया, पहले एक वृत्त बनाया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और दूसरा वृत्त भी आपने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही बना लिया, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करेंगे? पूरा पूरा ढकेंगे। जैसे मैंने ये एक वृत्त बनाया और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब साहब मैंने दूसरा वृत्त भी बना लिया, ये दूसरा वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब आप इस वृत्त को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है, तो ये वृत्त जो है वो इस वृत्त को क्या करेगा? पूरा पूरा ढक लेगा। जैसे दैनिक जीवन में जैसे अपने 5 रुपए का सिक्का होता है और उसी साइज का 5 रुपए का सिक्का उसके ऊपर रख देते हो और फिर ऊपर से देखते हो तो एक ही सिक्का नजर आता है। इसका मतलब दोनों सिक्के क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उनकी त्रिज्या क्या थी? समान थी। तो क्या समझ में आया कि दो समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को पूरा पूरा ढकते हैं, अर्थात दो समान त्रिज्या के वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। चलो तीसरा एक उदाहरण और लिखा है, दो समान भुजा के वर्ग सदैव सर्वांगसम होते हैं। अब इसमें एक शब्द है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग की क्या परिभाषा है? तो
वर्ग की परिभाषा सुनो क्या है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान हो, वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। वर्ग की परिभाषा समझ में आई आपको? चारों भुजाएं समान लंबाई की होनी चाहिए और प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हमने क्या कहा यहां? दो समान भुजा के वर्ग सदैव सर्वांग सम होते हैं। साहब दो समान भुजा के वर्ग हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? ढकेंगे। ये कहा है अपन ने यहां पे। ऐसा क्यों कहा? देखो चलो अपन ने एक वर्ग बना लिया यहां, ये अपन ने एक वर्ग बनाया ABCD। इसका प्रत्येक कोण अपन लोग कितना कर देते हैं? 90 डिग्री होगा प्रत्येक कोण। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो मान लो 3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा क्या है इसकी? 3 सेंटीमीटर है। ये लो भाई साहब 3 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई कर दी। अब आप एक काम करो, एक दूसरा वर्ग और बनाओ। एक दूसरा वर्ग बना लेते हैं अपन लोग और दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो भी हम लोग कितनी करेंगे? 3 सेंटीमीटर करेंगे। ये लो, ये एक दूसरा वर्ग हमने बनाया PQRS। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई भी कितनी है? चारों भुजा समान लंबाई की है और प्रत्येक भुजा की माप कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की माप कितनी है? इसमें भी 3 सेंटीमीटर है। अब आप इस वर्ग को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये वर्ग एक दूसरे को ढक लेंगे, क्योंकि दोनों की भुजाओं की लंबाई समान है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो इसको आप उठा के इसके ऊपर रखोगे तो इसको क्या कर लेगा? ढक लेगा। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि दो समान भुजा के वर्ग क्या होते हैं? सदैव सर्वांग सम होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले तो वे त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो किस पर आधारित है? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पर आधारित है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पे आज का अपना टॉपिक है। इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं और देखिए कोई दो त्रिभुज एक दूसरे को कब ढकते हैं, वे कौन से नियम होते हैं जिनकी पालना अगर दो त्रिभुजों में हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। तो हम उन नियमों का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से नियम हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के, तो आइए पढ़ते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। देखो इस प्रकार की बात कह रहा हूं आपसे मैं, ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। तो आपको अगले ने क्या कहा? त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। तो क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे? दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी और दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे। अब साहब इसमें संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं और संगत कोण कौन कौन से हैं वो जाने, तो उसको जानने के लिए देखो A और B से जो भुजा मिलकर बनी है AB के संगत भुजा तो आपकी हो जाएगी DE। तो AB भुजा तो DE भुजा के बराबर होगी और BC के संगत भुजा BC के संगत भुजा हो जाएगी EF और AC के संगत जो भुजा है, AC के संगत जो भुजा है वो हो जाएगी आपकी ये जैसे AC हो गई, इसके संगत भुजा क्या हो जाएगी? ये DF। इसके साथ ही संगत भुजाओं की बात आपको समझ में आ गई। दो त्रिभुज सर्वांग सम अगर लिखे हुए इस प्रकार से कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होंगी। और संगत भुजा ये इस प्रकार से अपने को देखनी है। पहले दो से बनी जो भुजा हैं, शीर्षों से बनी दो भुजा, उनके संगत, पहले दो शीर्षों से बनी संगत भुजा हो जाएगी।
अगले दो शीर्षों से जो भुजा बनी है उनके संगत भुजा अगले दो शीर्षों से बनी होगी। पहले और तीसरे शीर्ष से जो भुजा बनी हुई है उसके संगत पहले और तीसरे शीर्ष से बनी हुई भुजा होगी। इस प्रकार से अपन को संगत भुजाएं पहचाननी है। और साथ ही दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे। तो देखो इधर 1 नंबर पे ए है और इधर 1 नंबर पे डी है, तो 1 नंबर कोण ए और इधर डी कोण बराबर हो जाएगा और बी ई के बराबर हो जाएगा और सी एफ के बराबर हो जाएगा। इनको भी दर्शा देते हैं। यहां कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। चलो इनकी मार्किंग भी कर दो इस दोनों चित्रों में। ए बी बराबर डी, ए बी है वो डी ई के बराबर होगी, बी सी है वो ए एफ के बराबर होगी और ए सी है वो डी एफ के बराबर होगी। ए सी है वो किसके बराबर होगी? डी एफ के बराबर। तो क्या समझ में आया? जब ये त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांग सम है तो हमें क्या क्या समझ में आया? ए बी भुजा डी ई के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है और ए सी डी एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है। एक तो ये बात समझ में आई। साथ ही क्या समझ में आया? दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। कोण ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जब दो त्रिभुज आपको सर्वांग सम दिए गए हैं तो हमें क्या क्या परिणाम वहां से प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, अब सब मैं आपसे एक अन्य चित्र में आपसे और पूछता हूं, अब बताना मेरे को। ये मैं आप लोगों के लिए फिर से दो त्रिभुज बना देता हूं। त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ई एफ डी। और साहब मैंने आपको यह कहा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज एफ ई डी के। तो बताओ आपको क्या परिणाम मिलेंगे? संगत भुजाएं तो कौन कौन सी हैं और संगत कोण कौन कौन से हैं जो कि आपस में समान हैं? आ जाओ देखो। संगत भुजा पहचानने के लिए जैसे मैंने बताया था, यदि आपको ये गिवन है, ये है, तब आप क्या क्या परिणाम कह सकते हैं? ए बी बराबर एफ ई के, बी सी बराबर ई डी के और ए सी बराबर एफ डी के। पहले दो शीर्षों से बनी भुजा संगत हो गई। अगले 2 नंबर और 3 नंबर शीर्ष से 2 नंबर और 3 नंबर शीर्ष से बनी भुजा संगत हो गई और 1 नंबर और 3 नंबर शीर्ष से बनी भुजा के संगत भुजा होगी 1 नंबर और 3 नंबर शीर्ष से बनी भुजा। अच्छा जी, संगत कोण बताओ कौन कौन से हुए? कोण ए और कोण एफ, कोण बी और कोण ई और कोण सी और कोण डी। तो यहां क्या था? यहां मैंने आपको त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एफ ई डी के सर्वांग सम दिया था। तो हमें क्या परिणाम मिले? हमें ये परिणाम मिले कि इन दोनों त्रिभुजों की तीनों तो संगत भुजा बराबर हो गई और तीनों संगत कोण बराबर हो गए। तो कुल मिलाकर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके 6 अंग जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। और वो समान किस प्रकार से होते हैं ये मैंने आपको यहां बताया कि संगत भुजाएं समान हो जाएंगी और संगत कोण समान हो जाएंगे। ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब सर्वांग सम हो जाते हैं दो त्रिभुज
या सर्वांग सम हो तो हमें ये छहों के छहों रिजल्ट ऑटोमेटिक ही पता लग जाते हैं। अब इन 6 परिणामों में से अगर हमें कोई 3 परिणाम ज्ञात हो, वो 3 परिणाम मुंह में भी कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अपन लोग जब सर्वांग समता के नियम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 अंग कौन कौन से बराबर हो जाएं जिससे कि बचे हुए 3 अंग भी आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इस बात को जानने के लिए हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियमों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए सर्वांग समता के जो नियम हैं उनको हम लोग देखते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहला नियम देखो क्या कह रहा है, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। यह नियम कहता है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई के अलग अलग बराबर हो तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। देखिए ऐसा लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम से दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखो क्या है, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं आप लोगों के लिए यहां, और आप मुझे बताना कि इस परिस्थिति में क्या यह त्रिभुज इस त्रिभुज को ढकेगा क्या। यह त्रिभुज मैंने बना दिया DEF। मैंने आपसे कहा कि AB जो भुजा है वो DE के बराबर है। AB भुजा किसके बराबर है, DE के बराबर है। और BC जो भुजा है वो EF के बराबर है, और AC जो भुजा है वो DF के बराबर है। देखिए क्या देखा आपने, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप के क्या दे दी, बराबर दे दी। अब आप इस त्रिभुज को उठाओगे और इसके ऊपर रखोगे तो यह त्रिभुज इसको पूरा पूरा ढक लेगा। ढकेगा कि नहीं ढकेगा। जैसे मान लो ये भुजा मैंने 4 सेंटीमीटर ले ली और ये भी मैंने 4 सेंटीमीटर ले ली, ये 4 सेंटीमीटर है, वो भी 4 है। ये मैंने 5 सेंटीमीटर ले ली, ये भी मैंने 5 सेंटीमीटर ले ली, ये मैंने 6 सेंटीमीटर ले ली, और ये भी मैंने 6 सेंटीमीटर ले ली। अब आप जैसे इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा पूरा ढक जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो देखो आप क्या लेके चले, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर लेके चले, और आपको यह क्लियर हो गया कि यह त्रिभुज इसको पूरा पूरा ढकेगा। इसका मतलब क्या निकला, बचे हुए 3 अंग स्वतः बराबर हुए कि नहीं हुए। बचे हुए 3 अंग कौन से बचे, तीनों कोण। अच्छा अब आप इसको इसके ऊपर कैसे रखोगे, इसको सीधा का सीधा उठा के इसके ऊपर रखोगे आप, अर्थात ए शीर्ष डी शीर्ष के ऊपर आएगा, ये जो ई शीर्ष है वो बी पे आएगा, ये एफ शीर्ष है वो सी पे आएगा। तो कौन कौन से कोण बराबर हुए, कोण ए डी के बराबर हो गया, बी ई के बराबर हो गया, और सी एफ के बराबर हो गया। यह बात जानने का एक और तरीका है, जब आपके दिमाग में यह तय हो गया, क्लियर हो गया कि यह त्रिभुज इसको पूरा पूरा ढकेगा, और वो परिस्थिति मैंने आपको बता दी कि जब इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई के बराबर होगी तो वो इसको पक्का ढकेगा। तो कौन सा शीर्ष कौन सी शीर्ष के ऊपर आएगा ढकते समय, वो जानना है हमें। तो वो कैसे जाने, उसके लिए देखो दोनों त्रिभुजों में जो भुजा समान है उसके सामने वाला कोण बराबर आएगा। अर्थात जैसे इसकी ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने का ये जो शीर्ष सी है ये शीर्ष एफ के ऊपर आएगा। ये देखो ये 2 नंबर 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने का शीर्ष ए है तो इधर 5 नंबर के सामने का शीर्ष डी है,
मतलब हम लोग इनको व्यक्त करते जाएं साथ साथ। 4 नंबर जो था, 4 सेंटीमीटर जो थी उसके सामने का शीर्ष सी था, और इधर 4 सेंटीमीटर के सामने का शीर्ष एफ है, तो ये तो इसको ढकेगा। दूसरी बात, ये 2 नंबर जो है 5 सेंटीमीटर के सामने का शीर्ष ए है, तो इधर जो है वो 5 सेंटीमीटर के सामने का शीर्ष कौन है, डी है। और इधर 3 नंबर के सामने का शीर्ष कौन है, बी है, और इधर देखो कौन है, ई है। तो जब ये त्रिभुज इसको ढकेगा तो ये शीर्ष इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर होंगे। एक के ऊपर तो कौन होगा, डी, सी के ऊपर कौन होगा, एफ, और बी के ऊपर कौन होगा, ई। तो इस सर्वांग समता को कैसे लिखोगे? सर्वांग समता को लिखते समय जो कोण समान हुए हैं उसी क्रम में लिखी जाएगी। जैसे ए कोण जो है वो किसके बराबर हुआ है, डी के। ए किसके बराबर हुआ है, डी के, तो ए फर्स्ट में लिखा तो उधर भी डी लिख दो। इधर देखो आपने बी लिखा है तो बी के बराबर कौन सा हुआ है, इधर का ई हुआ है, तो बी 2 नंबर पे, तो इधर भी ई लिख दो 2 नंबर पे। और सी के बराबर कौन सा हुआ है, एफ। अब आपने सी को 3 नंबर पे लिख रखा है तो एफ को भी आप 3 नंबर पे लिख दो। तो आप क्या लेके चले थे, भुजा ए बी जो है वो आप डी के बराबर लेके चले थे। बीसी भुजा जो है वो आप ई एफ के बराबर लेके चले थे, और एसी जो भुजा है वो आप किसके बराबर लेके चले थे, डी एफ के बराबर लेके चले थे। आप ये दोनों त्रिभुजों की 3 भुजाएं इस प्रकार से बराबर लेके चले थे, और आपने ये पाया कि ये दूसरा वाला त्रिभुज इस त्रिभुज को ढकेगा। किस प्रकार से ढकेगा वो इस प्रकार से क्लियर है। जिस प्रकार से ढकेगा वो आपके सामने यहाँ शो कर रखा है। देखो मैंने, त्रिभुज एबीसी जो है वो त्रिभुज डीईएफ के सर्वांग सम होगा, अर्थात ए शीर्ष डी पे आएगा, बी ई पे आएगा, सी एफ पे आएगा। ये कैसे जाना? ये जानने के लिए मैंने आपको बताया कि जो भुजाएं समान हैं उनके सामने वाला कोण क्या होगा, समान होगा। चलो इस चीज को एक और एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये एक त्रिभुज दिया पी क्यू आर, और ये मैंने आपको त्रिभुज दे दिया डी ई एफ। अब देखिए मैं आपको क्या क्या इन दोनों त्रिभुजों में देता हूं, क्या क्या गिवन है। देखो मैं आपको पी क्यू जो भुजा है वो तो ई एफ के बराबर दे देता हूं। मैं आपको क्यू आर भुजा जो है वो डी एफ भुजा के बराबर दे देता हूं, और मैं आपको पी आर जो भुजा है वो डी के बराबर दे देता हूं। मैंने आपको दोनों त्रिभुजों की 3 भुजाएं समान दे दी, तो ये तो 100% तय है कि ये त्रिभुज इसको ढकेगा। हमें ये जानना है कि पी शीर्ष के ऊपर उसका कौन सा शीर्ष आएगा, क्यू के ऊपर कौन सा उसका शीर्ष आएगा, आर के ऊपर उसका कौन सा शीर्ष आएगा जब वो इसको ढकेगा। तब ये जानने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भुजा समान है उसके सामने वाला जो कोण है या जो शीर्ष है वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो देखिए ये 1 नंबर के सामने का कोण R और इसमें 1 नंबर के सामने का कोण D, मतलब कोण R जो है वो कोण D के बराबर होगा। अब देखो 2 नंबर के सामने का कोण P और इधर देखो 2 नंबर के सामने का कोण E, और इधर देखो 3 नंबर के सामने का कोण Q और इधर 3 नंबर के सामने का कोण F। जब इस त्रिभुज की ये 3 भुजाएं इस त्रिभुज की इन 3 भुजाओं के इस प्रकार से बराबर हों कि पी क्यू तो बराबर है ई एफ के, क्यू आर भुजा बराबर है किसके, डी एफ के, और पी आर भुजा जो है वो बराबर है डी ई के। अगर इस प्रकार की स्थिति 2 त्रिभुजों में है तो ये कोण जो इन दोनों त्रिभुजों के होंगे वो इस प्रकार से समान होंगे।
और जब हमें कोणों के क्रम का पता लग गया कि कौन सा कोण किस कोण के बराबर होगा, तो हम सर्वांग समता को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आपने इधर सर्वांग समता लिखना चाहिए DEF, त्रिभुज DEF, तो आप इसके सर्वांग सम क्या लिखेंगे, R, D के संगत R है, E के संगत P है और F के संगत Q है। तो आप इस सर्वांग समता को ऐसे लिख देंगे। आप जैसे चाहते हैं साहब, हम तो PQR लिखना चाहते हैं, तो लीजिए PQR, तो P के संगत E है, Q के संगत F है और R के संगत D है। अगर आप PQR लिखना चाहते हैं तो उधर EFD आएगा। PQR, P शीर्ष के ऊपर जब ये E शीर्ष आएगा और Q के ऊपर F आएगा और R पे D आएगा, मतलब आप ऐसा कर दो, इसको यहां से उठाकर यूं घुमा दो, घुमा के इसके ऊपर रख दो। घुमाने का मतलब यह है कि ये जो E शीर्ष है वो P पे आ जाना चाहिए इसका, और इसका ये जो D है वो R पे चला जाना चाहिए, और इसका ये जो F है वो किस पे आ जाना चाहिए, Q पे आ जाना चाहिए। तब ये त्रिभुज जो है वो इसको क्या कर देगा, ढक देगा। ये चीज हमें यहां से पता लग रही है कि P के ऊपर E आना चाहिए, Q के ऊपर F आना चाहिए, R के ऊपर D आना चाहिए, तब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो साइड कोऑर्डिनेट रूल था ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इस नियम में हमने ये सीखा कि यदि कोई दो त्रिभुजों की तीन भुजाएं अगर आपस में बराबर हो जाती हैं तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम जब होते हैं तो हमें पता है कि 6 अंग समान हो जाते हैं। हम कितने अंग लेके चले थे, 3 अंग बराबर लेके चले थे। 3 अंग क्या हो गए, ऑटोमेटिक स्वतः बराबर हो गए। वो पहचानने का तरीका क्या देखा कि सर्वांग सम करते समय जो भुजा समान लेके चल रहे हैं उसके सामने वाला कोण बराबर होगा। तो ये पहला जो नियम था भुजा 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 सर्वांग समता का, ये नियम आपको अभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इसका नियम है वो देखिए क्या है। दूसरा नियम है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। यह नियम क्या कहता है, देखो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, मैं आपको इस बात को यहां समझाता हूं बोर्ड पे। देखो जैसे मैंने ये एक त्रिभुज बनाया और ये एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज को मैंने क्या नाम दिया, ABC, और इसको मैंने क्या नाम दिया, DEF। दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, देखो इसकी ये भुजा जो है वो तो इसके बराबर ले लो आप, ये भुजा जो है वो इसके बराबर ले लो। तो दो बराबर भुजा ले लिया आपने दो त्रिभुजों की, और इन समान भुजाओं के मध्य का ये कोण जो है ये अगर आपस में बराबर होगा तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगे। देखो इस चीज को प्रैक्टिकली सोचते हैं हम। जैसे हमने ये BC भुजा खींची 5 सेंटीमीटर की, हमने इधर EF भुजा भी 5 सेंटीमीटर की खींच ली। जैसे अब हम यहां पे एक कोण बना देते हैं 60 डिग्री का। हमने यहां एक कोण बना दिया 60 डिग्री का, यहां पर भी हमने एक कोण बना दिया 60 डिग्री का, और यहां पर भी एक कोण बना दिया 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण दोनों जगह बना दिया। अब यहां पर हम यहां से एक 4 सेंटीमीटर का चाप इसके ऊपर काट देंगे। ये यहां 4 सेंटीमीटर का चाप अपन ने काट दिया और A शीर्ष अंकित कर लिया। ए इधर भी आप यहां से 4 सेंटीमीटर का चाप काट दो और ये D से अंकित कर लिया। देखो साहब अभी तक की क्या स्थिति है,
आप इसको यहां से उठाओगे, इसके ऊपर रखोगे तो ये पूरा पूरा ढक देगा, क्योंकि ये देखो 5 है, ये भी 5 है, ये जितना कोण यहाँ बना है उतना कोण यहाँ बना है, ये देखो 4 है, ये आपने ये भी 4 सेंटीमीटर का ही चाप काटा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इस स्थिति में दो भुजा और उनके बीच का कोण आपने बराबर बनाया है। अब देखो स्वतः क्या होगा, अपने आप क्या होगा, इसकी ये जो बची हुई भुजा आएगी, ये भुजा ये उतनी लंबाई की आएगी जितनी लंबाई इसकी है। ये दोनों भुजाओं की जो लंबाई है वो डेफिनेटली समान आएगी, और समान आएगी तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा पूरा ढक देगा, क्योंकि ये पहले से कवर कर रहा था, पहले से ढक रहा था इतना पार्ट, और ये इसके बराबर आएगी तो ये साइड भी इसको ढक देगी। अब अगर आप इसको त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये डेफिनेटली वो ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल को कंप्लीटली ढकेगा। मतलब हम इस प्रकार से आश्वस्त हो चुके हैं कि वो त्रिभुज इसको पूरा पूरा ढकेगा। तो हमें यहां क्या गिवन था, क्या पता था हमें, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में हमें क्या ज्ञात था, हमें ज्ञात था कि जो भुजा बीसी है वो तो किसके बराबर है, ईएफ के, और जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, डी के, और जो कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण ई के। ये हमें गिवन था, ये हमें ज्ञात था। दो भुजा समान थी और उन समान भुजाओं के बीच वाला कोण दोनों त्रिभुज में क्या था, बराबर था। तो हमने देखा कि वो त्रिभुज इसको पूरा पूरा ढकेगा, अर्थात दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब इस सर्वांग समता को लिखते हैं, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम। अब देखो सर्वांग समता के लिए कोणों का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोण किस कोण के बराबर है। जो कोण जिसके बराबर है उसी ऑर्डर में सर्वांग समता लिखी जाएगी। अब देखो बी कोण ई के बराबर है, बी बीच में आ रहा है तो इधर ई बीच में आ जाएगा। अब देखो ए के संगत आपको लिखना है, तो देखो आप इसके अंदर सर्वांग सम करते समय ये भुजा सेम थी, तो इसके सामने का ए है, इसके सामने का डी है, तो ए के बराबर कौन सा आएगा, कोण डी आएगा। और बचा हुआ जो कोण है सी, उसके संगत उसका कौन सा कोण रह जाएगा, एफ। या आप यूं समझ लो कि इधर 2 नंबर के सामने का सी है, इधर भी 2 नंबर के सामने का एफ है। तो ये सर्वांग समता आपकी इस तरह से लिखी जाएगी। तो अगर आपको ये गिवन है तो आप यहां से ये कह सकते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीएफ में यदि दोनों त्रिभुजों में आपको ये गिवन है तो आप ये कह सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसको और ज्यादा समझने के लिए। आप बताना मेरे को इस बार, अगर मैं आपको यूं कहूं कि एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज क्या है, डीएफ है। चलो एक त्रिभुज एबीसी आपको मैंने दे दिया और दूसरा त्रिभुज मैंने आपको डीएफ दे दिया, और इन दोनों त्रिभुजों में मैंने आपको क्या कहा कि ये तो इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, और ये जो बीच का कोण है समान भुजाओं के बीच का, ये कोण और ये कोण समान है। तो देखो मैंने आपको वो चीज दे दी, दोनों त्रिभुजों में दो भुजा समान दे दी और बीच का कोण समान दे दिया, तो ये तो डेफिनेटली तय है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे इस नियम के अनुसार। तो मुझे सर्वांग समता लिखाइए, किस प्रकार से होंगे, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज। देखिए कोणों का क्रम देखना होगा आपको, तो ए कोण ई के बराबर है, ए फर्स्ट में आया तो ई फर्स्ट में आएगा। अब आपको ये जानना है कि बी के संगत कौन सा आएगा, तो देखिए ये बी है वो 2 नंबर के सामने का है, तो इधर 2 नंबर के सामने का एफ है।
सी के संगत जानना है तो सी 1 नंबर के सामने का है, तो इधर देखो 1 नंबर के सामने का डी है, तो ये सर्वांग समता ऐसे लिखी जाएगी। तो यहां आपको क्या गिवन था, यदि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में क्या गिवन था, AB किसके बराबर है, EF के, AC किसके बराबर है, बोलो DE के, और कोण A किसके बराबर था, कोण E के। तो क्या परिणाम आया, तो ये परिणाम आया, त्रिभुज ABC किसके सर्वांग सम हुआ, त्रिभुज DEF के। आपको नियम समझ में आया। अगला जो नियम है वो देखिए क्या है, सर्वांग समता का अगला नियम कहता है कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। यह नियम क्या कह रहा है, देखो यदि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो तथा बराबर भुजाओं के ऊपर के संगत कोण भी आपस में बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यह कह रहा है कि यदि कोई दो त्रिभुजों में एक भुजा समान हो और उस समान भुजा पर बने हुए कोण भी समान हो तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। देखिए इस बात को मैं आपको यहां से समझाऊं, देखो यहां समझो आप इस बात को। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC और ये त्रिभुज बनाया मैंने DEF। दोनों त्रिभुजों में एक तो भुजा समान है, ये भुजा समान ले ली, और इस समान भुजा पर बने हुए कोण जो हैं वो भी आपस में समान हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या वजह है, देखो अपन लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो सबसे पहले मैंने ये एक भुजा BC 5 सेंटीमीटर की बनाई, इधर मैंने ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर की बना ली, ठीक है सब, एक भुजा समान ले ली। अब मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे एक 60 डिग्री का कोण बना देता हूं और यहां पर भी मैं 60 डिग्री का कोण बना देता हूं, यहां पे मैं 70 डिग्री का कोण बनाऊंगा और यहां पर भी मैं 70 डिग्री का कोण बनाऊंगा। क्या महसूस किया, जैसे ही आप कोण बनाओगे 60 के और 70 के तो यहां जैसे A अंकित हो जाएगा और यहां जैसे शीर्ष D अंकित हो जाएगा, तो अपने आप ही ये जो बचा हुआ कोण है ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भुजा आपने दोनों त्रिभुज में बराबर ली, ये कोण 60 का बनाया, ये भी 60 का बनाया, ये 70 का बनाया, ये 70 का बनाया। अब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो ये शीर्ष A है वो शीर्ष D के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ऊपर आ जाएगा, ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आप इन दोनों की सर्वांग समता को किस प्रकार से लिखोगे, ये तो पता लग गया अपने को कि ये इसको ढकेगा, इसको लिखोगे कैसे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम। कोणों के ऑर्डर का ध्यान रखना है, जो कोण आपस में समान हुए उसी ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो A कोण किसके बराबर हुआ है, D के, B कोण किसके बराबर हुआ है, E के, और C कोण किसके बराबर हुआ है, F के। तो ये सर्वांग समता इस तरह से लिखी जाएगी। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो इसके अंदर अपन लोग और सीखते हैं इस चीज को। इस बार बताओ तुम, मैंने एक त्रिभुज लिया ABC, मैंने दूसरा त्रिभुज लिया DEF, मैंने ये भुजा इसके बराबर ले ली। अब मुझे करना क्या है, इस समान भुजा पे बने हुए कोण समान लेने, तो ये वाला जो कोण है वो मैंने इस कोण के बराबर लिया और ये वाला जो कोण है वो मैंने इस कोण के बराबर लिया। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता कैसे लिखी जाएगी। तो देखो इधर त्रिभुज ABC सर्वांग सम, बताओ A है वो 1 नंबर के सामने का है तो 1 नंबर के सामने का E आ जाएगा,
बी ऑलरेडी किसके बराबर था, डी के, बी के संगत डी आ जाएगा और सी के संगत बताओ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ये सर्वांग समता इस परिस्थिति में ऐसे लिखी जाएगी। तो आप लोगों को दो त्रिभुजों में एक भुजा समान दी गई हो और समान भुजा पर बने हुए कोण अगर बराबर दे रखे हो तो वे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये सर्वांग समता का नियम नंबर 3। नेक्स्ट देखो अगला नियम क्या है सर्वांग समता का, इसी से मिलता जुलता नियम है। क्या कहता है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, ये अपन ने देखा था। इसके अगला जो नियम है वो इसी से मिलता जुलता है। क्या है देखो, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम, एएएस सर्वांग समता नियम। ये नियम देखो क्या कहता है, इसको थोड़ा बारीकी से पढ़ना आप। यदि कोई दो त्रिभुजों में एक भुजा समान हो तथा इस समान भुजा के सामने का कोण बराबर हो, मतलब देखो क्या करना आपको जैसे क्या करना है, इसमें ध्यान देना आप, इसके लैंग्वेज के अनुसार चलना आप। जैसे आपने दो त्रिभुज बनाए, एक एबीसी बनाया और दूसरा डीएफ बना लिया। अब दोनों में से आपको एक भुजा समान करनी है। चलो ये भुजा मैं इसके बराबर कर देता हूं, ठीक है साहब। इस समान भुजा के सामने का कोण बराबर ले लेता हूं, इसके सामने का ये कोण जो है वो बराबर ले लेता हूं। ये कोण मैंने बराबर ले लिया, एक भुजा समान ले ली और उसके सामने का कोण मैंने बराबर ले लिया। आगे देखो, तथा दोनों त्रिभुजों का एक अन्य कोण भी समान हो। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप एक और कोण को भी बराबर ले लीजिए, एक अन्य कोण को बराबर ले लीजिए। आपकी जैसे इच्छा है, आप बी को एफ के बराबर ले लो, चाहे बी को ई के बराबर ले लो, चाहे सी को ई के बराबर ले लो, चाहे सी को एफ के बराबर ले लो। आपको एक कोण और बराबर लेना है। तो चलो मैं जो कोण बी है उसको कोण एफ के बराबर ले लेता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि इस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखो इसके पीछे क्या रहस्य है। आप ऐसा करो, जैसे मान लो आपने ये कोण 60 डिग्री का लिया, तो आपने ये कोण भी 60 डिग्री का ही लिया होगा। अब जैसे आपने ये कोण 70 डिग्री का यहां लिया और ये भी आपने 70 डिग्री का लिया। ये भुजा जैसे आपने 5 सेंटीमीटर की ली थी और इधर भी जैसे ये भुजा आपने 5 सेंटीमीटर की ले लिया। दोनों त्रिभुजों में आपने एक भुजा समान ले ली, समान भुजा के सामने वाला कोण बराबर ले लिया और एक अन्य कोण बराबर ले लिया। और मैं आपसे कहता हूं इस परिस्थिति में भी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्यों? देखो इसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे रीजन यह है कि इस त्रिभुज का ये जो बचा हुआ तीसरा कोण है वो कितने डिग्री का आएगा, 50 का। 60 और 70 130, 180 में से आप 130 को घटाओगे तो 50 बचेगा। और इसका भी ये जो बचा हुआ कोण है वो कितने का आएगा, 50 डिग्री का आएगा। अब आप इन दोनों त्रिभुजों का अवलोकन करो और ये देखो कि क्या दोनों त्रिभुजों में एक भुजा समान है? बिल्कुल है। क्या उस समान भुजा पर बने हुए कोण स्वतः बराबर हो गए? देखो इस समान भुजा पे बने हुए कोण जो हैं, इस पे 70 और 50 के बने हुए हैं और इस समान भुजा पे 70 और 50 के कोण ही बने हुए हैं। आप लेके तो नहीं चले थे ना समान भुजा पे बने हुए कोण बराबर, नहीं लेके चले थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों त्रिभुजों में समान भुजा पर बने हुए कोण स्वतः बराबर हो गए। अर्थात एएसए नियम की क्या होगी, पालना होगी। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि अगर दो त्रिभुजों में एक भुजा समान हो और इस समान भुजा के सामने वाला कोण बराबर हो और एक अन्य कोण बराबर हो, तो बंधुओं निश्चित रूप से एएसए नियम की दोनों त्रिभुजों में पालना हो जाएगी और वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब अगर आप इनकी सर्वांग समता को लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है। कोणों के ऑर्डर का आपको इसमें ऑलरेडी पता लग चुका है। ए है वो डी के बराबर है, बी है वो किसके बराबर है, एफ के, और सी जो कोण है वो किसके बराबर है, ई के। ये सर्वांग समता इन दोनों त्रिभुजों की इस प्रकार से लिखी जाएगी। तो ये नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम में क्या होता है,
दो त्रिभुजों में एक भुजा समान होती है, समान भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है, एक अन्य कोण दोनों त्रिभुजों का बराबर होता है। जब आप ऐसा लेके चलोगे तो दो त्रिभुजों के दो कोण तो आपने बराबर ले लिए, तो बचा हुआ तीसरा कोण बराबर आएगा। और जब आप दोनों त्रिभुजों का अवलोकन करोगे इस परिस्थिति के अंदर, तो आप क्या पाओगे कि समान भुजा वाले कोण आपस में क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। इसका मतलब ऐसे नियम की क्या हो गई, इसमें पालना हो गई। और ऐसे नियम की पालना होने का मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, अगला जो सर्वांग समता का नियम है वो देखिए क्या है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। अब ये नियम क्या कहता है, देखिए ये नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज हैं उनमें एक कोण समकोण हो, जैसे मैं आपके सामने बनाऊं, ये जैसे मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बनाए, उनमें एक कोण तो समकोण है, ठीक है। एक दोनों का कर्ण समान हो, कर्ण का मतलब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। जैसे ये कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का है और इसका भी जो कर्ण है वो कितने का है, 13 सेंटीमीटर का है। देखो दोनों त्रिभुज में एक कोण समकोण हो, एक दोनों का कर्ण समान हो, ठीक है। और दोनों की ये जो बची हुई दो भुजाएं हैं, लंब और आधार, इनमें से एक भुजा आपस में समान होनी चाहिए, चाहे इसका लंब और इसका आधार बराबर हो जाए, चाहे ए बी है वो ई एफ के बराबर हो जाए, चाहे ए बी है वो ई डी के बराबर हो जाए, चाहे बी सी है वो ई डी के बराबर हो जाए, चाहे बी सी हो ई एफ के बराबर हो जाए। मतलब ये हुआ कि इसकी इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा इसकी किसी एक भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो चलो मैं जैसे ये ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर और ये भी ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हो, हम इस नियम में कह रहे हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्यों होते हैं, क्या कारण है कि क्यों रखेंगे एक दूसरे को? तो देखिए इसके अंदर क्या रहस्य है। इसके अंदर रहस्य यह है कि जैसे तुम इस त्रिभुज की तीसरी भुजा का आकलन पाइथागोरस प्रमेय से करोगे तो इसका मेजरमेंट कितना आएगा, 12, और इसका मेजरमेंट भी कितना आएगा, 12। आप कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाओगे, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, घटा के वर्गमूल लोगे तो 144 का वर्गमूल 12, ये भुजा आ जाएगी। इसी प्रकार से इसमें कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग 169 और ये जो आपकी भुजा थी, ये भुजा जो आपकी 5 सेंटीमीटर थी, उसमें 13 के वर्ग में से आप 5 का वर्ग घटाओगे, ये 5 सेंटीमीटर देखो यहाँ शो की हुई है, तो 13 के वर्ग में से 5 का वर्ग घटाओगे तो आपको ये भुजा 12 सेंटीमीटर मिलेगी। तो आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजा समान हो जाएंगी इस परिस्थिति में। जब दोनों में एक कोण 90 डिग्री का होगा, जब दोनों का कर्ण समान होगा, एक भुजा बराबर होगी तो बची भुजा भी बराबर आ जाएगी। इसका मतलब किसकी पुनरावृत्ति हुई, एस 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 रूल की पुनरावृत्ति हो गई। दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजा अपने आप बराबर हो गई। तो बोलो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढकेंगे क्या? बिल्कुल ढकेंगे। सबसे पहले नियम में अपन ने देखा था। तो नियम का नाम तो क्या है, नियम का नाम तो है आरएचएस नियम। और रहस्य क्या है इसके पीछे, एस 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 सर्वांग समता इसके पीछे रहस्य है। क्योंकि इस परिस्थिति के अंदर जब आप दोनों त्रिभुजों में एक कोण समकोण लोगे, एक कर्ण समान लोगे, एक अन्य भुजा समान लोगे तो बची भुजा भी बराबर आएगी और दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजा आपस में समान हो जाएंगे और दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगे, अर्थात दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब बताओ मुझे इस परिस्थिति में सर्वांग समता को कैसे लिखा जाएगा? तो देखो इसमें आप लोगों के लिए मैं ये चित्र दोबारा बनाता हूं। देखो यहाँ अब आप मुझे बताना, इसमें जैसे ये त्रिभुज एबीसी आपके सामने आपने लिया था, ये जो दूसरा त्रिभुज आपने क्या लिया था, डीएफ लिया था। आप क्या लेके चले थे, आप एक तो ये कर्ण जो है वो इन दोनों त्रिभुजों का समान लेके चले थे 13-13। उसके अलावा आप ये वाली जो भुजा है, दोनों में ये वाली जो भुजा है ये आप 5-5 लेके चले थे और ये आप कोण दोनों में कितने का लेके चले थे, 90 डिग्री का लेके चले थे। ये आप इस थ्योरम में लेके चले थे, इस नियम में आप लोग ये चीज लेके चले थे क्या कि भुजा ए बी किसके बराबर ली थी, डी के। भुजा एस जो कर्ण एसी है
वो किसके बराबर था? कर्ण डीएफ के। और जो कोण बी जो है वो किसके बराबर था? कोण ई के। दोनों कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये बात हम लोग क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि तीसरी भुजा जो बची हुई आएगी वो बराबर आएगी दोनों की, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। आइए सर्वांग समता को लिखते हैं, और सर्वांग समता को लिखने के लिए कोणों के क्रम का पता होना चाहिए कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा। तो देखिए ए लिखा है आपने, ए जो है आपको पता लग गया था कि बीसी भुजा ईएफ के बराबर आएगी, तो ए है वो बीसी के सामने का, तो इधर ईएफ के सामने का डी। अब बी जो कोण है वो किसके बराबर था? ई के। सी जो कोण है वो देखो 2 नंबर के सामने का, तो इधर भी 2 नंबर के सामने का एफ आएगा। तो ये सर्वांग समता आप लोगों की इस प्रकार से लिखी जाएगी। अब साहब मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूं, अब आप मुझे रिप्लाई करना। मैं अगर आपसे यूं कहूं, अगर मैं आपको इस प्रकार से न देकर आपसे ये कहूं, तो आप मुझे मेरा उत्तर दीजिए अपना। जैसे ये त्रिभुज है एक एबीसी, और ये दूसरा त्रिभुज है डीईएफ। आप बड़ा सावधानी से उत्तर देंगे। देखो दोनों में एक कोण तो मैं आपको 90 डिग्री का देता हूं, कर्ण मुझे आपको समान देना है। कर्ण जो है वो आपको मुझे बराबर देना है, साथ ही मैं आपको ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर दे देता हूं। आपको मैंने दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री का दे दिया है, कर्ण समान दे दिया है, और एक अन्य भुजा भी समान दे दी है। सर्वांग सम तो होंगे। इस नियम से सर्वांग समता को लिखते हैं। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा, बताइए। तो आपने पहले ए लिखा है, तो ये 2 नंबर के सामने का, इधर 2 नंबर के सामने का एफ। फिर आपने बी लिखा है, तो बी है वो ए के बराबर है। फिर बचा हुआ शेष अपने आप आ जाएगा डी। तो इस परिस्थिति के अंदर ये सर्वांग समता इस प्रकार से लिखी जाएगी। तो कुल मिलाकर आपने ये 5 सर्वांग समता के नियम पढ़े। भुजा पहला नियम था, भुजा 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 सर्वांग समता नियम। एस नियम, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप की अलग अलग बराबर थी, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए थे। दूसरा नियम क्या पढ़ा था? एस नियम। एस नियम में क्या था? 2 त्रिभुजों में 2 भुजाएं समान थी, और उन समान भुजाओं के मध्य का कोण समान था, तब ये त्रिभुज सर्वांग सम थे। तीसरा नियम क्या पढ़ा था? ए सर्वांग समता नियम। उसमें क्या पढ़ा था कि 2 त्रिभुजों में एक भुजा समान थी और समान भुजा पर बने हुए कोण समान थे, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए थे। फिर चौथा नियम अपन ने क्या पढ़ा था? ए सर्वांग समता नियम। उस नियम में क्या कहा था कि दोनों त्रिभुजों में एक भुजा समान हो, समान भुजा के सामने वाला कोण बराबर हो, और कोई एक अन्य कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर हो, तो भी वे त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति में अपने आप ऐसे नियम की पालना हो जाती है, अर्थात नियम नंबर 3 की पुनरावृत्ति पुनः हो जाती है। इसके कारण वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। और आखिरी जो अपना जो 5वां सर्वांग समता का नियम था, उसमें क्या पढ़ा कि 2 त्रिभुजों में एक कोण समकोण हो, एक कर्ण समान हो, और एक अन्य भुजा दोनों के समान हो, तो भी वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, क्योंकि उनकी बची हुई तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से अपने आप समान आ जाती है, और दोनों त्रिभुज में एस नियम की पुनरावृत्ति हो जाती है, और त्रिभुज क्या हो जाते हैं? एक दूसरे को ढक लेते हैं, अर्थात सर्वांग सम हो जाते हैं। इस पूरी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही? नियम तो ये 5 अपने को पता लग गए। इस पूरी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सर्वांग समता का ऑर्डर कैसे लिखा जाना है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं पुनः स्मरण कर देता हूं। सर्वांग सम करते समय जो भुजा समान है उसके सामने का कोण बराबर होगा, और आपको सर्वांग समता लिखते समय कोणों के क्रम के आधार पर ही सर्वांग समता को लिखना है। यह सबसे मूल बात है, इसको आप ध्यान रखिए। चलो अब हम 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, और आप मुझे जवाब देंगे, तब मुझे पता लगेगा कि आपको क्या समझ में आया। देखिए पहला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी बना रखा है, दूसरा त्रिभुज डीएफ बना रखा है। 2 त्रिभुज आपके सामने बने हुए हैं, बीसी भुजा ईएफ के बराबर दे रखी है। ये देखो 1 नंबर मार्क कर रखा है, इधर भी 1 नंबर मार्क कर रखा है कि ये बीसी भुजा जो है, देखो ये 1 नंबर मार्क है और ये भी 1 नंबर मार्किंग है, बीसी ईएफ के बराबर है। और देखो ये 2 नंबर मार्क कर रखा है एसी, और इधर ये डीएफ। आपको अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि दोनों त्रिभुजों में मैंने आपको 2 भुजा समान दे दी। ओके, फिर क्या कहता है? हो तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीएफ तभी होगा जबकि, अब बताओ मुझे आप, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे?
देखिए ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मुझे लगता है कि ये बीच का जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। क्यों? कौन से नियम से? एस ए एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। क्योंकि देखो एक भुजा समान दे रखी है आपको पहले से, ये दूसरी भुजा भी समान दे रखी है, और अगर इन समान भुजाओं के बीच का ये जो कोण है अगर ये बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो क्या 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 उत्तर दोगे कि अगर कोण सी जो है वो कोण एफ के अगर बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज एस ए एस नियम से क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये फिर से आपके सामने दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक त्रिभुज एबीसी बना हुआ है, दूसरा त्रिभुज डीएफ बना हुआ है। अब आप इनमें देखिए, कोण बी किसके बराबर दे रखा? ई के। कोण सी किसके बराबर दे रखा? एफ के। ओके, दो चीज आपको दे रखी है। फिर क्या लिखता है? त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीएफ तभी होगा जबकि, अब सुनो, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये कोण सेम है, ये कोण सेम है, तो निश्चित रूप से ये वाली भुजा अगर समान हो जाए तो ए एस ए नियम की पालना हो जाएगी और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। समान भुजा और समान भुजा पर बने हुए दोनों कोण समान, इस नियम की पालना हो जाएगी जो ए एस ए नियम है, और त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो क्या उत्तर होगा इसका? बीसी ईएफ के बराबर होना जरूरी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या दे रखा है, दी गई आकृति में फिर से देखो आपको एक आकृति दे रखी है, ए यहां से लेकर यहां तक की लेंथ ए है वो डीबी के बराबर है, ये ए है वो इस लेंथ के बराबर है, ठीक है। और सीबी जो है, ये सीबी जो है वो ईएफ के बराबर है, ठीक है। और कोण एबीसी, कोण एबीसी देखो ये वाला कोण मार्क किया हुआ है, ये कोण एफईडी, ये कोण और ये कोण समान है, इतना हमें दिया हुआ है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको मैं इसमें एक बात बताऊं, सारे ऑप्शन में क्या क्या आ रखा है? एक तो एबीसी आ रखा है, एक डीएफ एफईडी, मतलब डीएफ त्रिभुज आ रखा है, एक एबीसी आ रखा है, एक डीएफ आ रखा है। यहां पे एक बात का आप ध्यान देंगे कि आपको ए भुजा किसके बराबर दे दी? डीबी के। ये भुजा इसके बराबर दे दी। अब आप एक काम करो, ये वाला पार्ट इसमें भी जोड़ दो और उसमें भी जोड़ दो। ये पार्ट, इस पार्ट का क्या नाम है? ईबी। ये गिवन आपको, और आप इसके दोनों साइड में ईबी पार्ट जोड़ दो। बराबर चीज थी, दोनों साइड में आप बराबर चीज जोड़ रहे हो तो बराबर ही रहना है। ये आपको दिया हुआ था, ये आपने दोनों साइड में ईबी जोड़ दी तो बराबर ही रहना है। तो क्या इधर क्या बना? देखो ए में ईबी जोड़ने से क्या बना? एबी। इधर देखो इस बीडी में ईबी जोड़ने से क्या बना? ईडी। तो आपको ये वाला परिणाम यहां पे प्राप्त हो गया। इस परिणाम को आप ध्यान में रखें। अब मैं आप लोगों के लिए इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना देता हूं। एक तो मैं बना देता हूं एबीसी और आप मुझे अपना उत्तर देंगे। एक तो बना दिया एबीसी और एक जो त्रिभुज है वो आपका है डीईएफ। मैंने दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना दिया और अब देखो आपको क्या क्या ज्ञात है। AB और ED बराबर ज्ञात है आपको, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको इसमें बराबर पता है, ये सेम है इसमें, यहां से आपको पता लग गया। और क्या पता है? देखो BC और EF बराबर हैं, मतलब ये जो BC जो साइड है ये BC और ये जो EF है ये भी बराबर है, ये आपको यहां से पता लग गया। और क्या पता है? कोण ABC मतलब इसका कोण B और इसका कोण E, ये जो बीच में आ रहा है वो, ये बराबर है। बताओ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे किस नियम से होंगे? बताओ। दो भुजा सेम, बीच का कोण सेम, कौन सा नियम हुआ? SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। आइए इनकी सर्वांग समता को लिखते हैं। मैंने आपको बताया है कि सर्वांग समता लिखना ही महत्वपूर्ण कार्य है।
आपको इतना पता लग गया कि दोनों त्रिभुजों में दो भुजा समान है, उनके बीच का कोण समान है, तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर्वांग समता कैसे लिखी जाएगी, और इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सा कोण किस कोण के बराबर हुआ है, और कौन सा कोण किस कोण के बराबर हुआ है। यह जानने के लिए हमें क्या देखना होगा, समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर हुए हैं। तो देखिए बी और ई तो सेम हैं, इधर आपकी एक साइड में एबीसी आ रहा है, तो आप लोग एक साइड में आप एबीसी लिख लीजिए, और अब आपको सर्वांग सम लिखना है। तो एक के कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण कौन सा है, एक के बराबर कोण कौन सा हुआ है, तो ये जानने के लिए देखो ए 2 नंबर के सामने का है, तो इधर भी 2 नंबर के सामने का डी है। बी है वो ऑलरेडी ई के बराबर था, तो बी 2 नंबर पे है, तो ई 2 नंबर पे आ गया। और ये देखो सी को आप देखो 1 नंबर के सामने का है, इधर जो 1 नंबर के सामने का वो कोण है वो क्या है, एफ है। ये सर्वांग समता इस तरह से लिखी जाएगी, और ये देखो इसका ये वाला उत्तर राइट हो जाएगा। तो ये आप लोग एक चीज देखो, ऑप्शंस में देखो आप इस बात का कितना बड़ा महत्व है। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है, देखो दूसरे त्रिभुज के, लेकिन वो इस प्रकार से सर्वांग सम है, इस प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से नहीं है। तो इस बात का जो ज्ञान है वो तभी मिलेगा जब हमें कोणों के ऑर्डर का पता लग जाए कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा, तभी हम सही सर्वांग समता को लिख पाएंगे, वरना सही सर्वांग समता नहीं लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी, देखो ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में बीएल, ये जो देखो बीएल, ये बीएल जो है वो एसी के लंबवत है, ये लंबवत का ही साइन है। सीएम जो है वो एबी के लंबवत है। ओके, इस प्रकार है कि बीएल सीएम के बराबर है, तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। अब अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीएल एसी के लंबवत है, सीएम एबी के लंबवत है, बीएल बराबर सीएम है, पढ़ लिया अपन ने इसको, और यहां देखो एबीएल लिखा है, एसीएम लिखा है। तो हम एक काम करते हैं, एबीएल और एसीएम दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बनाते हैं, उसके बाद ही पता लगेगा कि दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता किस प्रकार से है। तो आइए ए बी एल, देखो एबीएल में देख लो एल 90 का है, ये एल एक साइड का 90 का, तो इधर भी 90 का ही होगा। तो आपको पता लग गया ए बी एल में एल आपको 90 का बनाना है, ठीक है भैया। दूसरा एसीएम एम 90 का है, ए एम सी, देखो ये 90 का है, तो अब आपको एम 90 का बनाना है। और एक खास बात और देखो, ए एल बी में और ए एम सी में ए कॉमन है, तो ए यहां बनाया तो ए को इधर भी यहीं बना लो, ऊपर ये ए है, ये एम 90 का है, और ये सी है। अब अपने को कुछ समझ में आ रहा है। ए, अब देखो ये जो लंबवत लिख रखा है उसका अर्थ तो यहां निकल गया। बीएल सीएम के बराबर है, तो ये देखो बीएल है वो ये सीएम के बराबर है, ठीक है। और ये कोण ए जो हमने देखा था अभी ये क्या था, ये कॉमन था। ए एल बी में ए और ए एम सी में ए सेम है, कॉमन एंगल है दोनों में, तो देखो कॉमन है। एल और एम 90-90 के हैं, ए एल बी का एल 90 का, ए एम सी का एम 90 का। और ये जो भुजा बी एल है वो सी एम के बराबर है, जो मार्किंग अपन ने कर दी। अब आप इन दोनों चित्रों का अवलोकन करो और देखो कि क्या हो रहा है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मुझे ये बताओ इसका ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर आएगा क्या? अपने आप आएगा ये। अब आप देखो क्या देखने को मिल रहा है, दोनों त्रिभुजों में एक भुजा समान, और उस समान भुजा पर बने हुए देखो, ये देखो दोनों कोण समान 90-90, और ये 3 नंबर और 3 नंबर। बताओ कौन सा नियम लगा इसमें, एएएस सर्वांग समता नियम। आप स्मरण करो इसमें क्या था, ए एल बी ए एम सी, ये भुजा सेम थी, इसके सामने का कोण सेम था, और एक अन्य कोण सेम था। एक भुजा सेम थी, उसके सामने का कोण सेम था, और एक अन्य कोण सेम था, जिसके कारण बचा हुआ तीसरा कोण भी समान आया,
और ऐसे नियम की पालना हुई और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। तो यह सर्वांग समता कैसे लिखी जाएगी? अगर आपने इस साइड में ABL लिखा है, ABL लिखा है, तो अब आप इसके सर्वांग समता को लिखिए। A है वो 1 के बराबर है और जो इसका B है वो C के बराबर है, ओके, और इसका जो L है वो इसके M के बराबर है। ये सर्वांग समता ऐसे लिखी जाएगी। ये इसका राइट उत्तर होगा, ABL सर्वांग सम ACL। तो इस सर्वांग समता की चर्चा में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ नियम पढ़े। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और इस पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे। अब चलो, सबसे महत्वपूर्ण बात इस सर्वांग समता के टॉपिक में क्या है। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों की माप के बराबर हो तो यह जरूरी नहीं है कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे अपन ने एक तो ये त्रिभुज बनाया और एक ये त्रिभुज बना लिया। इसका ये कोण मैं 50 डिग्री का ले लेता हूं, इसका ये भी मैं 50 डिग्री का ले लेता हूं, इसका ये कोण मैं 60 डिग्री का ले लेता हूं, ये भी 60 डिग्री का ले लेता हूं, ये कोण मैं 70 डिग्री का ले लेता हूं और ये कोण भी मैं 70 डिग्री का ले लेता हूं। देखो, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर तीनों कोणों की माप जो है वो क्या है, समान है। लेकिन जब आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये इसको पूरा पूरा नहीं ढकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए कोण 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 सर्वांग समता का नियम नहीं है, सर्वांग समता का नियम नहीं है। परीक्षा में जो प्रश्न आता है तो अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं है, और अगला ये ऑप्शन देता है SSS, SAS, ASA और AAA। तो इस प्रश्न का आप राइट उत्तर ये करेंगे, ये नियम जो है वो सर्वांग समता का नियम है नहीं है। बात समझ में आ गई? अर्थात दो त्रिभुजों के अंदर अगर तीनों कोणों की माप अगर आपस में बराबर होती है तो उनका सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। चलो, इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।